नमस्कार। आज हम डेमोक्रेसी के बारे में आगे बढ़ेंगे। जो पिछली प्रेजेंटेशन में हमने पढ़ लिया था कि डेमोक्रेसी के इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है, व्हाट आर द टॉपिक्स, व्हाट इज गवर्नमेंट एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, little bit about words and a simple definition of democracy. Types of democracy: direct democracy and indirect democracy. आज हम डेमोक्रेसी के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा एम है इस चैप्टर को पढ़ने का वो ये है कि हमें डेमोक्रेसी की जो सिंपल सी डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा ब्रॉड करना है, ताकि हम एक अच्छी या आइडियल डेमोक्रेसी के लिए एक डेफिनेशन बना सके। हम एक एक फीचर्स को पढ़ेंगे और इन फीचर्स को पढ़ने के बाद में हम कोशिश करेंगे कि हम खुद अपने शब्दों में, विद योर ओन वर्ड्स, यू कैन मेक अ गुड डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमारा पहला फीचर्स है डेमोक्रेसी के लिए, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। As we have already learned that in a simple definition of democracy, that democracy is a form of government in which people have power to choose their leaders. तो लोग अपने लीडर्स को चुनते हैं and these leaders are supposed to take decision on behalf of people. तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो ही सारे डिसीजन ले। अगर जिन लीडर्स को लोगों ने चूज किया है वो they are not capable of taking decision, then the government is not considered as a democratic government. इसीलिए यहाँ पे एक केस स्टडी दी हुई है। केस स्टडी हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में वहाँ के जो मिलिट्री के हेड थे, परवेज मुशर्रफ, उन्होंने एक कूप किया। ये एक फ्रेंच वर्ड है जहाँ वो क्या करते हैं, फोर्स की हेल्प से अपने आप को कंट्री का सुप्रीम लीडर बना देते हैं। पहले वो अपने लिए एक डेजिग्नेशन फिक्स करते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव, फिर वो रेफरेंडम करवाते हैं और वहाँ के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। आफ्टर becoming president, he issued a order, and this order was known as legal framework order. ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो उन्होंने 2002 में इशू किया, ये क्या कर रहा था, वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहा था। एक बार मैं दोबारा अमेंडमेंट वर्ड समझा रहा हूँ। जब भी संविधान में बदलाव किया जाता है तो उसे हम अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे कहेंगे संशोधन। संविधान का संशोधन किया। Earlier, this type of order was also issued by Yahya Khan. So, ये जो order था, according to this legal framework order, President got enormous power to dismiss national and provincial assemblies. So, जो लोगों ने elect की है, जो उनके level of governments है, जो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो उनकी स्टेट गवर्नमेंट है, जिसे हम यहाँ पे प्रोविंशियल वर्ड यूज़ किया गया है, और उनकी जो असेंबलीज हैं उनको डिसमिस करने की पावर किसके पास आ गई, प्रेसिडेंट के पास में आ गई। सो नाउ वी कैन easily see that these democratically elected assemblies didn't have power to make decision. Secondly, जो
इनके कैबिनेट बनेंगे, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, उसको कौन सुपरवाइज करेगा? द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट। कैबिनेट वर्ड आप सभी को पता ही है। जब भी गवर्नमेंट बनती है तो गवर्नमेंट में कुछ जो इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं उनको हम कैबिनेट का दर्जा देते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कुछ जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है। मंत्रिमंडल, तो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल को सुपरवाइज करने की पावर किसको दी गई? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को। एंड दिस काउंसिल वाज हेडेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। अब ये बिल्कुल उल्टा है। Otherwise, these type of security councils are supposed to be supervised by civilian cabinet, और यहाँ उल्टा हो रहा है। एक मिलिट्री काउंसिल जिसको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया है, वो उस बॉडी को सुपरवाइज कर रही है जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो है, क्योंकि असेंबलीज है, लोगों ने इलेक्ट करके असेंबलीज बनाई है, बट द एक्चुअल डिसीजन मेकिंग पावर इज नॉट विद दिस गवर्नमेंट, नॉट विद दीज असेंबलीज। तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पे लोगों के पास में या उन लीडर्स के पास में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। तो डेमो इन इन अ ट्रू डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग हमेशा लोगों के पास में ही रहनी चाहिए। दूसरा फीचर्स, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। Once again, I am repeating the definition of democracy. It is a form of government in which people have power to choose their ruler. तो people कैसे choose करेंगे अपने ruler को? By the method of election. So election is a mechanism, और वो क्या करेंगे? वोट करेंगे। तो वो वोट करेंगे किस तरीके से वो वोट कर रहे हैं? कितने लोग वहाँ पे इलेक्शन में कॉम्पीट कर रहे हैं? कंपटीशन कितना फेयर है? ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन हो रहे हैं किसी भी कंट्री में, लेकिन अगर वो इलेक्शन निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से नहीं हो रहे हैं, या सभी लोगों को कॉम्पीट करने की उसमें एक तरह से अनुमति नहीं है, तो वो ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है। तो यहाँ 2 केस स्टडीज़ दी हुई है, जहाँ ये बताने की कोशिश की गई है इन 2 केस स्टडीज़ में कि वहाँ पे इलेक्शंस तो हो रहे हैं, लेकिन these elections were not free and fair। पहली चाइना की केस स्टडी है और दूसरी मैक्सिको की केस स्टडी है। अब देखिए चाइना में क्या हो रहा है? लोगों के पास में चॉइस नहीं है। और मैक्सिको में क्या हो रहा है? जो रूलर्स है, दे आर यूजिंग या दे वर यूजिंग डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शंस। सो वहाँ पे क्या हुआ? इलेक्शंस है वो फ्री एंड फेयर नहीं है। चाइना की जो केस स्टडी है उसको थोड़ा और इलाबोरेट करते हैं। चाइना में आप देखेंगे वहाँ पे कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुई, और वहाँ पे जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो पावर में आई। तो चाइना की जो पार्लियामेंट है उसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, और उसमें लगभग 3,000 से ज़्यादा मेंबर्स है। और ये जो कांग्रेस वहाँ की जो पार्लियामेंट है वो ही वहाँ के प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती है। लेकिन इसके अलावा वहाँ पे जो प्रोविंशियल जो इलेक्शंस होंगे या जो नेशनल इलेक्शन होंगे, उसमें अगर किसी भी कैंडिडेट को भाग लेना है, तो कैंडिडेट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी। उस कैंडिडेट को पहले कम्युनिस्ट पार्टी से अप्रूवल लेना होगा कि वो इलेक्शन में लड़ना चाहता है। अगर कम्युनिस्ट पार्टी कहती है कि हाँ, यू हैव द राइट्स टू कॉन्टेस्ट या यू आर एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, तभी वो इलेक्शन में भाग ले पाएगा। अगर कोई व्यक्ति वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी और क्राइटेरिया पे खरा नहीं उतर रहा है, तो वो इलेक्शन में भी कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि लोगों के पास में चॉइस नहीं है। लोग
उसी कैंडिडेट को वोट करेंगे जिसको कम्युनिस्ट पार्टी ने परमिट किया है। और लोगों के पास में भी कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा और किसी पार्टी को खड़ा करने की एक तरह से परमिशन नहीं है। दूसरा हम मेक्सिको की तरफ आते हैं। मेक्सिको ने अपनी इंडिपेंडेंस गेन की 1930 में, मैक्सिकन रिवॉल्यूशन, और उसके बाद में वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टीज बनी जो अल्टीमेटली एक लंबे प्रोसेस के बाद में पीआरआई के नाम से जानी गई, जिसे आप इंग्लिश में इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी के नाम से जानते हैं। ये पार्टी 1930 से लेकर 2000 तक पावर में रही, लगभग 70 ईयर तक। तो 70 ईयर तक पावर में रहना कोई इट इज़ नॉट जनरल थिंग है ना। इतने साल तक सत्ता में रहना कोई छोटी बात नहीं है। इन्होंने क्या किया, इलेक्शन जीतने के लिए जो सारे डर्टी ट्रिक्स होते हैं वो यूज़ किए। इवन तक जो डेमोक्रेसी में अपोजिशन होना ज़रूरी है, उन्होंने अपोजिशन पार्टी को ही एक तरह से परमिट नहीं किया कि वो सही तरह से वहाँ पे कभी इलेक्शन लड़ पाए। तो इस तरह से हम क्या देखेंगे कि जो यहाँ पर इस तरह से जब इलेक्शंस इन्होंने कंडक्ट करवाए, सारे जो डर्टी ट्रिक्स हैं वो यूज़ किए, अ, लोगों को फोर्सफुली वोटिंग करवाना, बूथ कैप्चरिंग करना, अ, पार्टी को क्रिटिसाइज करने की परमिशन नहीं देना, इस तरह से जो मैक्सिको में किया गया, उससे क्या हुआ, जो डेमोक्रेसी का जो ट्रू मॉडल है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, मतलब इलेक्शंस है वो फ्री और फेयर नहीं थे। तो दूसरा फीचर्स हमें क्या कहता है कि इलेक्शन मस्ट बी फ्री एंड फेयर, देयर मस्ट बी अ हेल्दी कॉम्पिटिशंस, एवरीवन हैज राइट टू contest elections, and election must be फाइट एट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, है ना। तो दूसरा फीचर्स हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। जो तीसरा फीचर्स है हमारा डेमोक्रेसी का, अकॉर्डिंग टू आवर बुक, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। अगर मैं वोट देने जा रहा हूँ, कोई अमीर आदमी वोट देने जा रहा है, तो दोनों का वोट एक ही काउंट होगा। या और कोई आप उसमें कैलकुलेशन यूज़ कर रहे हैं तो वैल्यू मस्ट बी सेम। लेकिन अगर दो व्यक्तियों के वोट की वैल्यू अलग अलग है तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। देयर मस्ट बी इक्वल क्राइटेरिया फॉर एवरी वोटर। यहाँ कुछ कंट्रीज के बारे में दिया हुआ है जहाँ सब नागरिकों को राइट टू वोट नहीं है, या सबके जो वोट की वैल्यू है वो अलग अलग है। सऊदी अरब में आप देखिए, अंटिल 2015 फीमेल्स के पास राइट टू वोट नहीं था। इसी तरह से एक ये बाल्टिक नेशन आप देखिए, एस्टोनिया, वहाँ पे जो रशियन माइनॉरिटी वहाँ पे रहती है उसके लिए राइट टू वोट हासिल करना बहुत मुश्किल था। बहुत सारे जो रशियन माइनॉरिटी है उनके पास में राइट टू वोट ही नहीं था। ठीक इसी तरह से फिजी में देखिए, जहाँ आपके बहुत सारे इंडियन इंडेंचर लेबर्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ फिजी में भी आप क्या देखेंगे कि जो इंडियन फिजी है, जो इंडिया से वहाँ जाके सेटल हो गए थे बहुत साल पहले, उन लोगों को जो उनके जो वोट की वैल्यू है वो वहाँ के जो फिजी की जो ओरिजिनल सिटीजन है उनसे थोड़ी कम है। तो यहाँ भी हर व्यक्ति के वोट की वैल्यू बराबर नहीं है। तो सही मायने में ये भी ट्रू डेमोक्रेसी के साइन नहीं है। तो जब हम डेमोक्रेसी को डिफाइन करेंगे तो हमें क्या कहना होगा कि अपार्ट फ्रॉम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जो लोग वोट करने आ रहे हैं उनकी वोट की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, ये भी एक तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का पिलर है।
कोई भी गवर्नमेंट लोगों के इलेक्शन से या लोगों के मैंडेट से बन जाती है, बनने के बाद में वो क्या लोगों की भावनाओं का आदर कर रही है, क्या लोगों को राइट्स दे रही है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट अगर रेस्पॉन्सिव नहीं है, गवर्नमेंट मस्ट बी सेंसिटिव टू नीड एंड कंसर्न ऑफ पीपल्स, जो हम आउटकम्स में देखते हैं। जो रेस्पॉन्सिव नहीं है, अकाउंटेबल नहीं है, गवर्नमेंट मस्ट बी आंसरेबल टू पीपल फॉर देयर वर्क। अगर वो आंसरेबल भी नहीं है, रिस्पॉन्सिव भी नहीं है, तो वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं है। वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को राइट्स दिए गए हैं, लेकिन उन राइट्स को लोग रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तब भी वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं है। तो क्या होना चाहिए? रूल ऑफ लॉ। सो व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? कि नोबडी इज अबव द लॉ एंड वन लॉ फॉर ऑल। कोई कानून से ऊपर नहीं है और सबके लिए एक कानून। अब हम यहाँ पे जो केस स्टडी दे रखी है वो है जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे में क्या हुआ आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस, ठीक है, जो उन्होंने वाइट माइनॉरिटी से अपनी इंडिपेंडेंस को गेन किया, और उसके बाद में अ, वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्टेंस में आई, उसका नाम था जानू पीएफ। और इस पार्टी का फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत रोल था, तो लोगों ने रेस्पेक्टफुली इसको वोट किया, और रॉबर्ट मुगाबे है जो वहाँ के हेड बने। लेकिन एक बार पावर में आने के बाद में उन्होंने वापस वही टर्री ट्रिक्स यूज़ करने शुरू किए, लोगों को अ, उनके राइट्स नहीं दिए, पार्टी को क्रिटिसाइज करने के जो राइट्स है वो लिमिटेड कर दिए, प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज करने के राइट लिमिटेड कर दिए, और लंबे समय तक वो वहाँ के लीडर बने रहे। ऑल्दो was pretending to be a democratic leader, लेकिन एक्चुअल लेवल पर वो डेमोक्रेटिक नहीं थे, क्योंकि वो लॉ को रेस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, और वो लोगों की राइट का रेस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। इसलिए फाइनली उन्हें सत्ता से हटना पड़ा। तो ये हमारा लास्ट ये हमारे डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स था। तो यहाँ हम किस कंक्लूजन पर आते हैं कि कुछ पॉपुलर गवर्नमेंट्स भी है जो पावर में आने के बाद में अनडेमोक्रेटिक वे में बिहेव कर सकती है। तो हम एक बार वापस जो अब तक हमने पढ़ लिया उसको रिवाइज कर रहे हैं। Democracy is a form of government in which the rulers are elected by people. So it is a type of government, and the rulers, the leaders are elected by people, not selected by people. Second one, rulers elected by people take all the major decisions. So decision must be taken by elected leaders, not any other leaders. Election offer a choice of fair opportunity to people to change their current rulers. So there must be free and fair elections at regular intervals. This choice and opportunities are available to all the people on equal basis. What is this? The essence of this is to one vote, one value, one person. And last one is the exercise of this choice leads to government limited by basic rules of the constitution and citizens' rights. So there must be a constitution, and the rules prescribed in constitutions, the rights prescribed in constitutions must be realized by people. So these are the features of democracy. Thank you.